हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में, उनका इम्बैलेंस होने पर क्या क्या होता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें सबसे पहला है सोडियम। तो सोडियम के बारे में जानते हैं। सोडियम इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम सभी के लिए सोडियम बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। It plays vital role in various biological processes including nerve functioning and fluid electrolyte balance. फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और नर्व फंक्शनिंग के लिए सोडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में या होल्ड करने में कौन हेल्प करता है? सोडियम। अगर बात की जाए इसके नॉर्मल वैल्यू की, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके इम्बैलेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो सोडियम में दो तरह से इम्बैलेंस हो सकते हैं। पहला है अगर इसकी कमी हो जाए, जिसे हम लोग बोलेंगे हाइपोनाइट्रीमिया, और दूसरा इसकी अधिकता हो जाए अगर बॉडी में, तो उसे बोलेंगे हाइपरनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर सोडियम की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वैल्यू 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोनाइट्रीमिया। और अगर बात करें हाइपरनाइट्रीमिया की, तो हाइपरनाइट्रीमिया कब होगा? जब इसकी वैल्यू 145 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाएगी। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हाइपो मतलब हो गया कमी, और नाइट्रीमिया मतलब हो गया सोडियम। तो हाइपोनाइट्रीमिया का मतलब हो गया कि सोडियम का नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाना, उसे बोलेंगे हाइपोनाइट्रीमिया, जो होता है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। Sodium imbalance usually are associated with fluid volume imbalances. ठीक है, तो सोडियम इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस से एसोसिएटेड कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर बात करें कॉजेज़ की, क्या क्या कारण है हाइपोनाइट्रीमिया होने के, तो उसमें सबसे पहला है इंक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन। अगर सोडियम का एक्सक्रीशन बॉडी में किसी भी तरह से बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से सोडियम की कमी हो सकती है बॉडी में, और उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक है, अब सोडियम का एक्सक्रीशन कैसे कैसे या किन किन कारणों से बढ़ सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एक्सेसिव डायफोरेसिस। बहुत ज़्यादा पसीना किसी को निकल रहा है, तो हम सभी को मालूम है पसीने के साथ साथ बॉडी से सोडियम का लॉस भी होता है। ठीक है, और सोडियम का लॉस होगा तो बॉडी में सोडियम की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। डायूरेटिक्स, अगर कोई पर्सन या कोई पेशेंट डायूरेटिक्स का एक्सेसिव यूज़ करता है या यूज़ करता है, तो उसके वजह से भी सोडियम की कमी हो सकती है बॉडी में। अगर किसी को वॉमिटिंग होती है या डायरिया हो रहा है, तो इसमें फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और फ्लूइड लॉस होने के साथ साथ सोडियम की कमी हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड के साथ साथ बॉडी से सोडियम भी निकलता है। नेक्स्ट बात करें वुंड ड्रेनेज, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो जो भी वुंड्स हमारे बॉडी में हैं, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वुंड्स जो होते हैं, उनसे जो भी ड्रेनेज हो रहा है, जो भी फ्लूइड का ड्रेनेज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। कि अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ हो गई है, उसकी वजह से भी सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ सकता है। डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि बॉडी में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और अगर उसका सेक्रीशन कम हो गया, तो उसकी वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज क्या है? इनएडिक्वेट सोडियम इनटेक। अगर कोई पर्सन सोडियम का इनटेक कम कर देता है, तो उसकी वजह से भी सोडियम डिफिशियंसी हो सकती है या हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फास्टिंग। अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहा है,
व्रत रख रहा है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड, तो उसकी वजह से इनएडिक्वेट सोडियम हो सकता है, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगा। तो खाने के साथ हम यूजुअली हमारा सोडियम कंजम्पशन कहाँ से होता है, खाने के थ्रू होता है, और खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से सोडियम बॉडी में नहीं जाएगा, उसकी वजह से हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करें लो सॉल्ट डाइट। अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लो सॉल्ट डाइट खा रहा है तो उसका जो डेली कंजम्पशन लिमिट है वो पूरा नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम। हमारे बॉडी में सीरम सोडियम या सोडियम लेवल का डाइल्यूशन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है। डाइल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि पानी की अगर अधिकता हो गई, ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया हमने, तो उसकी वजह से भी हाइपोनाइट्रीमिया होता है। इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम के, तो उसमें सबसे फर्स्ट है एक्सेसिव इंजेशन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड और इरिगेशन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, एक्सेसिव इंजेशन अगर करते हैं हम हाइपोटोनिक फ्लूइड का या इरिगेशन करते हैं विथ हाइपोटोनिक फ्लूइड, इसकी वजह से हमें हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करें किडनी डिजीज़। अगर किसी मरीज को या किसी भी पर्सन को किडनी डिजीज़ है, उसके वजह से क्या होगा कि एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से बॉडी में पानी की अधिकता बढ़ जाएगी और डाइल्यूशन हो सकता है सीरम सोडियम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। अगर कोई पर्सन है जो फ्रेश वाटर में डूब गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा वाटर इनटेक कर लेगा बॉडी में, और ज़्यादा वाटर इनटेक होने से डाइल्यूशन हो जाएगा हमारा सीरम सोडियम का। नेक्स्ट बात करें इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन के वजह से भी हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। और नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया और हार्ट फेलियर की वजह से भी हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। आगे देखेंगे कि इसमें असेसमेंट हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट। तो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस होंगे कुछ बॉडी में, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला चेंज इन वैस्कुलर वॉल्यूम। वैस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हम सभी को मालूम है कि सोडियम क्या करता है, हमारे बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। तो अगर हाइपोनाइट्रीमिया हो गया यानी कि सोडियम की कमी हो गई तो वैस्कुलर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वैस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या क्या असेसमेंट होगा। तो नॉर्मो वॉल्यूमिक अगर है तो उसकी वजह से रैपिड पल्स रेट हो जाएगी, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बीपी हमारा नॉर्मल रहेगा। नॉर्मो वॉल्यूमिक मतलब हुआ कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हाइपोनाइट्रीमिया होने से वॉल्यूम का चेंज बहुत ज़्यादा अगर नहीं हुआ है तो उसमें रैपिड पल्स रेट हमें देखने को मिलेगा, पर बीपी जो है नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट बात करें हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होगा कि सोडियम की कमी के साथ साथ हमारा फ्लूइड की भी कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगा। थ्रेडी पल्स क्यों, क्योंकि हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया है, उसकी वजह से पल्स बहुत स्लो हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम का डेफिसिट हो गया है बॉडी में। वीक पल्स मिलेगी, रैपिड पल्स रेट हो जाएगी क्योंकि हमारा बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से, उसकी वजह से पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाइपोटेंशन होगा क्योंकि फ्लूइड कम हो गया है बॉडी में, सेम चीज़ है। फ्लैट नेक वेन्स होंगी क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम है। एंड लो सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो हाइपोवॉल्यूमिक यानी कि वॉल्यूम की कमी, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा अगर कम हो गया तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपोनाइट्रीमिया में, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया अगर होता है तो उसके वजह से रैपिड पल्स रेट, बाउंडिंग पल्स हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया है, और इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर क्योंकि सेम वही चीज़ है, वॉल्यूम बढ़ गया है प्लाज्मा वॉल्यूम, उसकी वजह से हमारा
CVP या सेंट्रल वीनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। तो उसमें शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, इनएफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हो जाएंगे। क्यों? मसल वीकनेस की वजह से स्केलेटल मसल का वीकनेस हो जाता है। सोडियम लॉस जितना ज़्यादा होगा उसकी वजह से स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाएगा, तो इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होंगे। रेस्पिरेटरी मूवमेंट तो होंगे, पेशेंट सांस लेने की कोशिश करेगा लेकिन ऑक्सीजन डिमांड उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि शैलो ब्रीदिंग होगी, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर क्या क्या चेंजेस होंगे। जनरलाइज्ड स्केलेटल मसल वीकनेस, मसल वीकनेस हो जाएगी। स्केलेटल मसल की वीकनेस होने की वजह से वेरियस एक्टिविटीज़ में डिमिनिश्ड हो जाएंगी हमारी, वेरियस एक्टिविटीज़ हमारी डिमिनिश्ड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डिमिनिश्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी हमारे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर असेसमेंट की जाए, क्या क्या असेसमेंट होगी। क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो पानी की कमी की वजह से हेडेक होगा, पर्सनैलिटी चेंजेस होंगी। कोई भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो वो हमारे कॉग्निशन की एबिलिटी को या परसीव करने की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, जिसके वजह से पर्सनैलिटी चेंजेस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट सीजर एंड कोमा भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा बॉडी का। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस को अगर देखा जाए क्या क्या असेसमेंट करना होगा। इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स हो जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में मोटिलिटी क्यों इंक्रीज होगी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्यों इंक्रीज होगी या बॉवल हाइपर एक्टिव क्यों हो जाएगा। क्योंकि अगर सोडियम का इम्बैलेंस होता है या सोडियम की कमी हो जाती है तो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड होंगी और इंक्रीज मोटिलिटी। उसके अलावा नोज़िया होगा, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स हो सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है। डायरिया क्यों होगा? क्योंकि सोडियम की कमी हो गई है, बॉडी वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और वाटर लॉस होगा। रीनल सिस्टम की बात करें तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। वही सेम रीज़न है कि सोडियम हमारे बॉडी में वाटर को होल्ड करने में हेल्प करता है और अगर सोडियम की कमी हो गई तो बॉडी में वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में देखें, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो जाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएंगे। ड्राई क्यों हो जाएगी? वाटर लॉस एक्सेस हो जाएगा और फ्लूइड की भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएंगी। नेक्स्ट लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगी, सीरम सोडियम लेवल 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा। डिक्रीज्ड यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं जो यूरिन में डिज़ोल्व हुए हैं। तो अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि गाढ़ापन वो कम हो जाएगा यूरिन में। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या क्या इंटरवेंशंस हमें लेने हैं अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया हो गया तो। सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन मॉनिटर करना, रेस्पिरेटरी फंक्शन मॉनिटर करना, न्यूरोमस्कुलर, सेरिब्रल, रीनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेटस को चेक करना है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, नहीं तो फर्दर फ्लूइड लॉस हो सकता है पेशेंट को, जिससे ज़्यादा क्रॉनिक, ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी पेशेंट की। इफ़ हाइपोनेट्रीमिया एकम्पेनिड बाई हाइपोवेलीमिया, अगर हाइपोनेट्रीमिया के साथ हाइपोवेलीमिया हो रहा है तो क्या करना है, आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन करेंगे हम टू रिस्टोर सोडियम कंटेंट एंड फ्लूइड वॉल्यूम। अगर हाइपोनेट्रीमिया के साथ हाइपोवेलीमिया हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम
फ्लूइड वॉल्यूम को और साथ ही साथ सोडियम कंटेंट को बॉडी में रिस्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट, इफ़ हाइपोनेट्रीमिया अकम्पनीड बाई हाइपरवोल्यूमिया, अगर हाइपोनेट्रीमिया के साथ हाइपरवोल्यूमिया हुआ है तो क्या करना है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे टू प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर रादर देन सोडियम। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करता है कि सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करता है, जिससे सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा और साथ ही साथ वो एक्सेस वाटर जो है वो एक्सक्रीट होगा। तो हमें वही चीज़ करनी है। हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक से। साथ ही साथ हाइपरवॉल्यूमिया हुआ है तो हाइपरवॉल्यूमिया को हमें कम करना है, मतलब वॉल्यूम को एक्सक्रीट ज़्यादा कराना है। वो कैसे कराएंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक दे करके। नेक्स्ट है, इफ़ caused by inappropriate or excessive secretion of antidiuretic hormones, medication that antagonizes antidiuretic hormone may be administered। अगर हमारा हाइपोनाइट्रीमिया एंटीडायूरेटिक हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से हुआ है तो क्या करेंगे, हम ऐसी मेडिसिन्स देंगे जो कि एंटीडायूरेटिक हार्मोन के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं। एंटीडायूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का एक्सक्रीशन है उसको कम करता है बाय प्रोमोटिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। तो हमें ऐसे मेडिकेशन देने होंगे जो कि एंटीडायूरेटिक हार्मोन के इफ़ेक्ट को कम करें। नेक्स्ट बात करें, इंक्रीज्ड सोडियम इनटेक। हमें सोडियम इनटेक बढ़ाना होगा हाइपोनाइट्रीमिया को काउंटर करने के लिए, और साथ ही साथ सोडियम रिच डाइट लेनी होगी। ऐसी डाइट लेनी होगी जो कि सोडियम जिसमें ज़्यादा हो, ताकि हमारा बॉडी का सोडियम डिमांड पूरा किया जा सके। तो इसके आगे का नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।